नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से हम समझने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को समझते हैं। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी देश के अंदर एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस देश का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। आइए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ सके। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 10 लाख है और वहां का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। इस स्थिति में वहां का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ऐसे क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है उन क्षेत्रों को सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या में आए परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10 लाख लोग हैं। अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है, 11 लाख हो जाती है या घटकर 9 लाख हो जाती है तो दोनों ही स्थिति में जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है। इसी परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगर जनसंख्या कम हो रही है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि को समझते हैं। जब किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय के दौरान जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होती है तब धनात्मक वृद्धि होती है। जब जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो जाती है, जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है और मरने वालों की संख्या कम होती है तो उस समय जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। ऋणात्मक वृद्धि। जब किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय के दौरान मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा होती है तब जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जब जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है तो उसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को मापने के लिए जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाया जाता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि समझते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ प्रवास को भी शामिल किया जाता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। इस सूत्र के माध्यम से जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकाली जाती है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या परिवर्तन को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। पहला, जन्म दर। जन्म दर को 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा हमारा मृत्यु दर। मृत्यु दर को 1000 लोगों में मरे हुए लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा है प्रवास। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं उस स्थान को उद्गम स्थान कहते हैं और जिस स्थान पर लोग आते हैं उस स्थान को गंतव्य स्थान कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप
दिल्ली से जाकर गुजरात में रहने लगे, तब दिल्ली आपका उद्गम स्थान होगा और गुजरात आपका गंतव्य स्थान होगा। तो ये 3 कारक थे जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रवास के प्रकार समझते हैं। प्रवास 3 प्रकार का होता है: स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। स्थायी प्रवास समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए बस जाता है, तब उसे स्थायी प्रवास कहा जाता है। कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, गांव से शहर में आता है, वो शहर में परमानेंटली बस जाता है, पूरी फैमिली को ले आता है, पूरी फैमिली उसके शहर में बस जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थायी प्रवास कहा जाता है। दूसरा है अस्थायी प्रवास। जब कोई व्यक्ति या परिवार कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं, उसे ही अस्थायी प्रवास कहा जाता है। इसे ही अस्थायी प्रवास कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गांव से शहर आता है 6 महीने के लिए काम वगैरह करने के लिए, काम करने के बाद वापस कहाँ चला जाता है? अपने गांव चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अस्थायी प्रवास। मौसमी प्रवास समझते हैं। किसी व्यक्ति या समूह का किसी विशेष मौसम में अस्थायी रूप से अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान की ओर जाना और मौसम बदलने पर वापस लौटकर आ जाना मौसमी प्रवास कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोग फसल कटाई के मौसम में पंजाब या हरियाणा में जाते हैं और फसल कटने के बाद वापस अपने बिहार और उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। ये प्रवास मौसम के अनुसार हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? मौसमी प्रवास।